हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के पार्ट 6 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही जो साथी पहली बार जुड़े, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको हर विषय की सामग्री मिलेगी जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगी। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण। एक ऐसे कंट्री का उदाहरण देना जहाँ पे सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। अब सांस्कृतिक विविधता क्या होती है? जहाँ पे रहन सहन, खान पान बहुत अलग अलग प्रकार का मिलता है। तो सही उत्तर है भारत। ए इज़ द राइट आंसर। तो सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण भारत है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए, जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या कुल जनसंख्या के 50% से कम होती है, 51% से कम होती है, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो उनसे संबंधित संविधान में कौन से अनुच्छेद हैं? तो ए इज़ द राइट आंसर। 29वां एवं 30वां अनुच्छेद अल्पसंख्यकों से संबंधित है भारतीय संविधान में। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सत्तावादी शासन के दौरान निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सत्तावादी क्या होता है? जो कोई अपने आप को शासक मान लेता है और अपने अनुसार देश चलाता है। तो कौन सा सही नहीं है वो बताना है आपको। ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ए, नागरिक स्वतंत्रताएं छीनना, सेंसर व्यवस्था लागू करना, संसद को निलंबित करना, भाषा की स्वतंत्रता होना। तो डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एक सत्तावादी शासन के दौरान आप वही भाषा आपको बोलने की आज़ादी होती है जो वहाँ पे लागू की जाए। जैसे चाइना में आप चीनी भाषा ही बोल सकते हो। एक बार जैसे जर्मनी ने फ्रांस पे कब्जे किया तो फ्रांस को जर्मन भाषा ही बोलनी पड़ी थी। तो डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अधिनियम 2005 ऐसा कानून है जिसके तहत भारतीयों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया? तो कौन सा अधिनियम 2005 में पारित किया गया जिससे कोई भी आम नागरिक सरकारी अभिलेखों को प्राप्त कर सकता है? वह सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था बेटा। अरविंद केजरीवाल ने इसको लागू करवाने में बहुत हेल्प करी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि ऐसा कानून जिसके तहत भारतीयों को सरकारी रिकॉर्ड, सरकारी सूचना आदि सब मिल जाती है। एक फॉर्म भरना पड़ता है 10 रुपये का, 30 दिन के अंदर आपके पास सूचना आ जाती है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक डैश राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य का विपरीत होता है। यानी एक ऐसे शासन का नाम बताना है जो लोकतंत्रात्मक शासन के विपरीत होता है। वो है सत्तावादी लोकतंत्र के विपरीत होता है। ठीक है। वैसे साम्राज्यवादी, राजतंत्रवादी भी इसके विपरीत होते हैं, लेकिन अगर हमें एक चूज़ करना हो कोई चैप्टर के हिसाब से सत्तावादी चूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे उपरोक्त सभी का उत्तर आता तो हम उपरोक्त सभी चूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना बड़े ध्यान से कि एक ऐसा राज्य बताना है जो लोकतंत्र ना हो। तो लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, सत्तावादी में लोगों का शासन नहीं होता। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद डैश तथा डैश पर आधारित होता है। जो क्षेत्रवाद क्या होता है? जैसे कोई अपने आप को बोलेगा मैं बिहारी हूँ, कोई बोलेगा मैं मुंबई हूँ, कोई बोलेगा मैं गुजराती हूँ, कोई बोलेगा मैं साउथ का हूँ, केरलन हूँ, तमिलनाडु हूँ। क्या होता है ये? किस पर आधारित होता है ये बताना आपको। तो सही उत्तर है भाषा और धर्म पर। क्षेत्रवाद भाषा तथा धर्म पर। जैसे आप गुजराती भाषा बोलते हो तो आप खुद को गुजराती बोलोगे ना, और धर्म पे। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अभी एक क्वेश्चन आया था इससे संबंधित। तो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। प्रश्न नंबर 8, भारत में आपातकाल इमरजेंसी कब से कब लागू रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में इमरजेंसी कब से कब लागू रहा। और ये भी पूछ सकते हैं कि उस दौरान देश के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और आपातकाल 1975 से 1977 तक लागू रहा। 2 साल का टाइम पीरियड था ये किसके लिए था? आपातकाल के लिए था। अगला प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षतावाद का पश्चिमी नजरिए से क्या अर्थ है? यानी कि आपको पता 2 नजरिए होते हैं, एक होता है पश्चिमी, एक होता है पूर्वी। पश्चिमी यानी कि जो विदेशी कंट्रीज, जैसे हम इंग्लैंड की बात करें, जर्मनी की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, तो धर्मनिरपेक्षतावाद का पश्चिमी नजरिए से क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर है चर्च या धर्मों को राज्य से अलग रखना। यानी सबसे बड़ी संस्था चर्च होती है, चर्च से ही रूल रेगुलेशन जारी होते हैं। तो 9वें का सही उत्तर है बेटा चर्च या धर्मों को राज्य से अलग रखना।
आपको प्रश्न को ध्यान से समझना है और सही उत्तर को ध्यान से समझना है। प्रश्न नंबर 10, वह समूह जो धर्म जाति की दृष्टि है संख्या में कम हो क्या कहलाते हैं? यानी वह समूह कौन सा है जिनकी संख्या कम हो, यानी धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर जिनकी संख्या कम हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा अल्पसंख्यक। बी इज द राइट आंसर। अगर मैं बोलूं कि वह समूह जिनकी संख्या सबसे अधिक होती है वो बहुसंख्यक कहलाते हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे कम है वे अल्पसंख्यक। तो भारत में हिंदुओं को छोड़ के बाकी सभी अल्पसंख्यक में आते हैं। प्रश्न नंबर 11, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सभी बच्चों को प्रश्न पता होगा, कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा स्थान है, तो पहला किसका है? चीन का। चीन नंबर 1 पे। दूसरा भारत का जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से भारत में कौन कौन से समूह अल्पसंख्यक है? यानी कि मैं आपको कुछ समूह के नाम बोलूंगा, आपको पता लगाना है कि इंडिया में ये कौन से अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कुल जनसंख्या के आधी से कम है। तो ऑप्शन है ए सिख और मुस्लिम, बी जैन और पारसी, सी बौद्ध, डी उपरोक्त सभी। तो सभी समुदाय क्या है? अल्पसंख्यक है। तो बहुसंख्यक कौन है बेटा? अगर परीक्षा में आ जाए कि बहुसंख्यक समुदाय का नाम बताओ तो बहुसंख्यक आ जाएगा हिंदू समुदाय। भारत में हिंदू की संख्या ज़्यादा है, बाकी समुदाय जितने भी हैं वो हैं अल्पसंख्यक में माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सांस्कृतिक विविधता के आयाम। सांस्कृतिक विविधता यानी अलग अलगपन। सांस्कृतिक विविधता का पहला क्वेश्चन ये आया था कि जिस देश में रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, लोकगीत, विवाह सब कुछ अलग अलग प्रणाली से होते हैं वह सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। इसके आयाम यानी कैसे प्रकट होता है? ऑप्शन है आपके सामने ए विभिन्न प्रदेशों में भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, परंपरा, लोकगीत, विवाह प्रणाली, जीवन संस्कार, कला, संगीत, नृत्य। तो उपरोक्त सभी। इन सभी चीज़ों से सांस्कृतिक विविधता का पता चलता है। तो 13 का आंसर है डी। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। रंग भेद का क्या अर्थ होता है? रंग भेद का अर्थ। दक्षिण अफ्रीका में इसके लिए आंदोलन भी हुआ था। दक्षिण अफ्रीका 1994 में इसलिए आज़ाद हुआ था क्योंकि वहाँ पे काले गोरों में भेद करते थे। तो ऑप्शन है आपके सामने रंग के आधार पर भेदभाव, जैसे गोरा या काला, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी इज द राइट आंसर। रंग के आधार पर भेदभाव हो या काला या गोरा जैसा भेदभाव हो कि तुम काले हो ये लोग गोरे हैं, वो क्या होता है? रंग भेद होता है। प्रश्न नंबर 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको हाईलाइट कर रखा है इसलिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। एक चीज़ और बता दूं, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो कि इस अनुसूची में शामिल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वैसे बोली जाती है, राजकीय ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई है हिंदी के साथ, लेकिन 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में वह इंग्लिश शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 16, देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, SC ST OBC के लोगों के विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? आरक्षण की नीति, चुनाव की नीति, वोट डालने की नीति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण आंसर है आरक्षण की नीति। इनके विकास के लिए रिजर्वेशन, नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में, हर जगह इनको आरक्षण उपलब्ध कराया ताकि इनका भी विकास हो सके। प्रश्न नंबर 17, राज्य का क्या अर्थ है? व्हाट इज अ स्टेट एंड नेशन? राज्य और नेशन का एक ही जो क्वेश्चन वो सेम ही आंसर आएगा। इसका क्या अर्थ है? राज्य एक क्षेत्रीय समुदाय है जो प्रभुसत्ता संपन्न सरकार द्वारा, यानी कि वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों द्वारा ही चुनी गई हो, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्ति हो, यानी किसी का गुलाम ना हो। तो तीनों कंडीशन फॉलो करेगा वही राष्ट्र या राज्य कहलाएगा। तो उपरोक्त सभी द राइट आंसर। एक राज्य का अर्थ होता है एक क्षेत्रीय समुदाय हो जो प्रभुता संपन्न सरकार द्वारा नियमित हो, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, उसे कहेंगे राज्य। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद किस पर आधारित है? अभी एक क्षेत्रवाद का प्रश्न आया था कि किस पर आधारित होता है वो? जनजातीय पहचान पर, भाषा पर, धर्म पर, उपरोक्त सभी पर। कहते हैं हमारी भाषा है, जैसे कि बंगाली, गुजराती, मराठी, भाषा, धर्म हो गया और जनजातीय पहचान। तो क्षेत्रवाद आधारित है इन तीनों पर। प्रश्न नंबर 19, सांप्रदायिकता जो एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। सांप्रदायिकता क्या होता है? धर्म के नाम पर लड़ना, अपने धर्म को बेस्ट बताना। तो सांप्रदायिकता जो एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है, किससे जुड़ी होती है? धर्म से, लिंग से, नागरिकता से कि विवाह से? संयुक्त धर्म से।
सांप्रदायिकता कोई भी प्रश्न आए बच्चों धर्म से जुड़ी होती है। इंडिया में जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं वो धर्म को लेकर ही होते हैं। तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना। और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? सभी धर्मों का समान आदर, किसी विशेष धर्म का आदर, धार्मिक स्वतंत्रता, ए और सी। तो ए और सी, क्योंकि देखो धार्मिक स्वतंत्रता भी इंडिया में दे रखी है और सभी धर्मों का समान आदर भी। इस तरह ये वीडियो एंड होती है। आपके सभी जो फर्स्ट टर्म में एग्जाम में आने वाले चैप्टर है उन सभी की एमसीक्यू वीडियो बना दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वीडियो देख सकते हैं, साथ में प्लेलिस्ट में जाके अन्य विषयों की वीडियो भी देख सकते हैं। एनबी ई लर्निंग से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।